हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 6 को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लाइव प्रोसेस चैप्टर। तो वेलकम टू ग्रैंड मास्टर स्टडीज। ने अब से हम लोग का नाम रहेगा सीबीएसई स्टडीज। तो अब से ये चैनल का हम लोग का नाम रहने वाला, हम लोग का बैच का नाम भी रखा गया है। हम लोग का बैच का जो हम लोग का बैच है उसका नाम अब रखा गया। क्या नाम रखा है हम लोग का? सीबीएसई वॉरियर्स। वॉरियर्स इस बैच का नाम रखा चुका है। ठीक है, तो सिंबेसिस वॉरियर्स आप तैयार हैं इस अपने नया मोड को ले जाने के लिए? द लाइफ प्रोसेस। आज तुरंत इस वीडियो को हम लोग कंप्लीट करेंगे। वही पूरे पूरे फुल चैप्टर्स को हम कंप्लीट करेंगे। पूरा फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन है ये। पूरा फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन है। ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन है। तो क्या आप रेडी है उससे बेसिक कॉलेज? तो चलो हम लोग अपने इस चीज को, इस नए बैच को शुरुआत करते हैं विन्यास चैप्टर से, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो देखो हम लोग का तो बायोलॉजी जो को हम लोग बायोलॉजी का सिलेबस है। हम लोग जो बायोलॉजी का सिलेबस है उसमें क्या क्या आ रहा है, जो अभी जो सीबीएसई ने लेटेस्ट में 2023 का जो सिलेबस निकला है उसमें क्या क्या आ रहा है। पहला लाइफ प्रोसेस आ रहा है, आपको सबको पता है लाइफ प्रोसेस तो आ ही रहा है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, अवर एनवायरनमेंट, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन और हेरिडिटी। से हेरिडिटी आ रहा है, इवोल्यूशन नहीं आ रहा है। मैं इवोल्यूशन कट किया है, तो हेरिडिटी आ रहा है, तो ये अच्छी बात है। क्या से हेरिडिटी पूछ रहा है, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, अवर एनवायरनमेंट, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो लाइफ प्रोसेस। तो हम लोग अपना पहला पार्ट शुरू करने जाएंगे किसका? अवर लाइफ प्रोसेस का। उसके बाद हम कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करेंगे। तो चलो हम करते हैं। यस आई कैन, यस आई विल, ये थॉट के साथ हम चलते हैं अपने पहला चैप्टर लेसन नंबर 6 को करने चल रहे हैं, जिसका नाम है द लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस को करने चल रहे हैं। इसमें टॉपिक का कवर करेंगे, न्यूट्रिशन को करेंगे, रेस्पिरेशन को, ट्रांसपोर्टेशन को, एक्सक्रीटेशन को। इन सब चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे? न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन और एक्सीटेशन, ये तो ओवरऑल पूरे 4 है पूरे, जिसके लाइफ प्रोसेस सारे टॉपिक्स को टू बी कवर। ये जो भी टॉपिक्स है वो सब क्या हो जाएंगे? कवर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, अब व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? अब लाइफ प्रोसेस होती क्या है? तो चलो हम लोग इंट्रोडक्शन हो चुका है, तब शुरू करने जा रहे हैं अपना पहला चैप्टर का पहला टॉपिक, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस होता क्या है, आपको उसका जवाब देना है। लाइफ प्रोसेस होता क्या है? The various basic functions performed by a living organism to maintain their life on the earth is called life process। मतलब एक बेसिक फंक्शन परफॉर्म किया जाता है जो वो कौन? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक बेसिक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं क्यों? मेंटेन करने के लिए ऑन द अर्थ, इसको लाइफ प्रोसेस। उसी को क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस हम लोग कहते हैं। द बेसिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ प्रोसेस आर कॉमनली फॉर ऑल लिविंग थिंग्स आर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीटेशन। में बताया था ये जो 4 चीजें वो क्या है? जो 4 चीजें थी वो क्या है? एक बेसिक बेसिक लाइफ प्रोसेसेस है। बेसिक क्या है? बेसिक लाइफ प्रोसेसेस है। उसी को हम इस पूरे चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जान लो। अब इसको देखो, जो ये क्या है? एक ह्यूमन है, वो क्या है? नोज के थ्रू ऑक्सीजन O2 को ऑक्सीजन को ले रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इसे बनाया है। वही स्टोमाटा स्टोमाटा ऑक्सीजन ले रहा है अपने अपने खुद के खाना को बनाने के लिए। और ठीक है, और जो मैंने आपको दिखाया, आप इसमें जो देख रहे हैं O2 जो प्लांट्स ले रहा है, O2 जो प्लांट्स ले रहा है, कई 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 स्टूडेंट सोच रहे होंगे भाई का प्लांट जो प्लांट्स होते हैं वो क्या लेते हैं? वो तो CO2 लेते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो CO2 लेके, आखिर प्लांट ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देखो, वो जब दिन डे होता है ना, डे होता है तो उसके अंदर जब डे में है ना फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस सॉरी स्पेलिंग गलती हो गई। फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक, फोटोसिंथेसिस होता है तो उस समय क्या होता है? वो क्या करते हैं, जो जो रहते हैं, जो क्या वो क्या बोलते हैं उसको? हम लोग क्या बोलते हैं? जो CO2, मतलब जो जब डे का टाइम होता है, जब उनका डे का टाइम होता है, डे का टाइम में क्या करते हैं? डे में टाइम में वो CO2 लेते हैं और क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन को वो क्या करते हैं? रिलीज कर देते हैं। लेकिन वही चीज नाइट के टाइम पर, वही चीज
नाइट के टाइम पर वो क्या करते हैं, नाइट के टाइम पर वो क्या करते हैं, वैसे से लिख देता हूँ, वही चीज वो क्या करते हैं, वही चीज नाइट के टाइम पर, वही चीज नाइट के टाइम पर क्या करते हैं, वही चीज नाइट के टाइम पर वो O2 लेते हैं और क्या कहते हैं CO2 छोड़ते हैं, O2 लेते हैं CO2 छोड़ते हैं। तो डे के टाइम पर क्या करते हैं, डे के टाइम पर इधर मैंने हाईलाइट कर दिया है, डे के टाइम पर क्या करते हैं CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और नाइट के टाइम पर वो CO2 लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। समझ में आपको आया ही होगा, ठीक है, आपको समझ में इसमें आया होगा कि मैंने इसमें आपको बताया क्या है, आपको आई होप मैं आपको ये समझ में आया होगा इस चीज के बारे में जो मैंने आपको इसमें ओवरऑल पूरा बता दिया, ठीक है। और मैं आपको पूरा ये चीज बता दिया कि इसमें क्या क्या आने वाला है, ठीक है। तो मैंने आपको सब चीज बता दिया आखिर क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, वो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, एक काइमो फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं और एक फोटोट्रॉप्स मतलब ग्रीन पाई की, और कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। कीमो ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉपिक का मतलब कहते हैं जो ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो ऑर्गेनिज्म खुद फूड को मतलब खुद खाने को बनाता है, ठीक है। और जो कीमो प्रोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, वो ऐसे बैक्टीरिया बैक्टीरिया जो केमिकल के थ्रू अपना खाना बनाते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल हुआ किसका, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का एग्जांपल हुआ। और इसके बाद जो सेकंड चीज है वो क्या है, फोटो ऑटोट्रॉप ग्रीन मतलब ग्रीन प्लांट, वो क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट के थ्रू और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंस से वो क्या बनाते हैं अपना फूड को वो बनाते हैं, ठीक है। अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, एक इसके तीन पार्ट है, एक वो है सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स और होलोजोइक। सेप्रोफाइट्स के अंदर फंगी हो गया, पैरासाइट के अंदर कस्क्यूटा और लीक हो गया, ये इसके एग्जांपल हो गए। और टाइप्स ऑटोट्रॉपिक इन न्यूट्रिशन, और टाइप्स ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, पहला क्या होता है सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स और होलोजोइक। सेप्रोफाइट्स में क्या होता है, फीड ऑन डेड एंड डीके मैटर, किससे फीड करते हैं, डेड और डीके मैटर पे फीड कर मतलब में रहते हैं, इंक्लूडेड बैक्टीरिया फंगी विद डाइजेस्टेड फूड एक्सटर्नल बिकॉज द न्यूट्रिशन वार एब्जॉर्ब। और क्या इंटरनल फूड भी डाइजेस्ट करता है, क्यों उनको डाइजेस्ट कर क्यों एक्सटर्नल बिफोर न्यूट्रिशन है, जब न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है तो वो फंगी जो डाइजेस्ट फूड करते हैं, एग्जाम्पल जैसे फंगी होगा, ब्रेड मोल्ड हो गया, इसके एग्जाम्पल हो गए। पार्ट्स एंड न्यूट्रिशन क्या है, पार्ट्स एंड न्यूट्रिशन क्या है, ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑब्टेन न्यूट्रिशन कैसे लिखते हैं, तो दूसरे ऑर्गेनिज्म फीड करके वो लेते हैं। द पैरासाइट्स कैन ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स बाय लिविंग ऑन द बॉडीज ऑफ देयर होस्ट। इसका एग्जांपल अगर आप मानोगे तो इसका एग्जांपल होगा कस्क्यूटा और स्टेपवर्म, उसका एग्जांपल होगा, ठीक है। वो अंदर रह के क्या करते हैं, वो अंदर रह के किसी नुकसान नहीं पहुंचाते, और वो अपना खाना अपना न्यूट्रिशन उसी से भर रहे होते हैं, ओके, न्यूट्रिशन उसी से भर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये समझिए। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, होलोजोइक दिस ऑर्गेनिज्म फीड बाय द ingested solid organic matter which is then digested or absorbed by the other bodies, example human beings or animals। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होलो मीन्स वो जोइक मीन्स मतलब एनिमल्स, ठीक है, होलो मीन्स होल, जोइक मीन्स एनिमल्स न्यूट्रिशन, ठीक है, समझ में आया। जो जो इंजेस्टिंग सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर्स को वो क्या डाइजेस्ट करता है या एब्जॉर्ब करते हैं इन देयर बॉडीज, उसी को बोलेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलेंगे। तो एग्जांपल ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, ठीक है, इसके एग्जांपल हुए। नेक्स्ट में चलते हैं ऑटोट्रॉपिक इन प्लांट्स। ऑटोट्रॉपिक प्लांट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस मतलब फोटो मीन्स लाइट, और क्या और में क्या होता है और फूड मतलब जो फूड को सिंथेसिस करता है, इसको हम लोग क्या रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। एग्जांपल हो गया लीव्स, एग्जांपल हो गया मतलब म्यूसिल सेल्स, मतलब क्लोरोप्लास्ट, और मतलब ग्रीन पेट्रिया सुन लगे तो मतलब उसके अंदर क्लोरोफिल कंटेन है, क्लोरोफिल कंटेन उसके अंदर क्लोरोफिल रहता है। ओके, म्योफिल सेल्स, उसको म्योफिल सेल्स हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो अब हमने अभी क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने पहले देखा कि चार टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं, किसी चार टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं। पहले हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, हमने इसमें पहले पढ़ा कि ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक क्या होता है। ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, हेटरोट्रॉपिक क्या, हेटरोट्रॉपिक मतलब क्या, जो दूसरे के ऊपर फीड करके अपना खाना को खाते हैं, ठीक है। उसके अंदर ऑटोट्रॉपिक मतलब प्लांट्स हो गया, और हेटरोट्रॉपिक में तीन पार्ट्स है, एक वो है पारासाइट, सेप्रोफाइट्स और होलोजोइक, ठीक है। ये तीनों परफॉर्म करते हैं, इन तीनों के फंक्शन बहुत अलग अलग हैं।
नेक्स्ट हम लोग का है, अब देखो अब अपना वो फूड कैसे लेता है, ठीक है। इसका पूरा एग्जांपल डिफरेंट एग्जांपल दिया, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वाटर, ये सब से वो क्या करता है, वो फूड मतलब कार्बन ग्लूकोज में तोड़ देता है, ऑक्सीजन बनता है, वाटर बनाता है। जो ग्लूकोज है उसको किसके फॉर्म में रख लेता है, स्टार्च के फॉर्म में। लेकिन ग्लूकोज आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और इसके साथ एक मेन इंपॉर्टेंट चीज उसी साथ साथ एक मेन इंपॉर्टेंट चीज ये मार्क कर लीजिए, ह्यूमन का जो ग्लूकोज रहता है वो स्टोर कहाँ होता है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो स्टार्च है, वो जो स्टार्च रहता है, मतलब जो ग्लूकोज रहता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहता है, सॉरी स्टार्च नहीं, ग्लूकोज जो ग्लूकोज जो स्टोर होता है ह्यूमन के अंदर, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है। ओके, अब ये जो चीज है, ये है एक रिएक्शन है, ये एक छोटा एक रिएक्शन दिया गया है, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या बताया गया, एक फोटोलाइसिस का रिएक्शन दिया गया है, एक फोटो, और उसमें क्या दिया है, एक फोटोलाइसिस का रिएक्शन दिया है, फोटोलाइसिस रिएक्शन, फोटोलाइसिस का आपको क्या दिया है, एक रिएक्शन दिया गया है। फोटोलाइसिस का आपको रिएक्शन दिया है, तो इसको हम पूरे थोड़ा धीमे से पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें जो 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में 6 कार्बन मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, मतलब ग्लूकोज बना रहे, क्या बना रहे, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, ये किसका फॉर्मूला, C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का, किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, जिसका फॉर्मूला है ग्लूकोज फॉर्मूला, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला, ये किसका है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है। और सी को हम क्या बोलते हैं, कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, फोटोलाइसिस रिएक्शन, उसको भी हम क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस ऑफ रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। किसके प्रेजेंस में होता है, ठीक है। और जो प्लांट ग्लूकोज बनाता है वो किसके, वो फूड बनाते हैं, उससे वो क्या बनाते हैं, उससे वो फूड बनाते हैं, ठीक है। उससे क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं, ध्यान सुन लीजिए, उससे क्या बनाते हैं, वो फूड बनाते हैं, ठीक है। उससे वो क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं, ताकि अपने को वो फीड कर सके, इसलिए वो क्या करना है, वो अपना फूड खुद खाना बनाते हैं, ठीक है। आपको पता है ग्लूकोज वो किसके फॉर्म में रखते हैं, स्टार्च के फॉर्म में रखते हैं, उससे वो क्या करते हैं, अपना उससे वो खाना बनाते हैं, क्या करते हैं, उससे वो अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हमने अपना पूरा देख लिया है, आगे क्या है, अब कैसे करते हैं वो लोग, एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, लाइट एनर्जी कैसे 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 एब्जॉर्ब करते हैं, क्लोरोफिल की मदद से वो क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। कन्वर्सेशन ऑफ लाइट एनर्जी टू अ केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी को क्या कहते हैं, केमिकल एनर्जी भी तोड़ देते हैं, लाइट एनर्जी क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। वाटर स्पीड को हाइड्रोजन और या ऑक्सीजन में वो कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, पहला क्या हुआ, ये आपका ये हुआ। दूसरा क्या, कन्वर्जेशन ऑफ लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी। तीसरा क्या, रिडक्शन ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड फॉर ए कार्बोहाइड्रेट, इसका क्या हुआ, इसका ये एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। तो थोड़ा स्पेन कुछ ज्यादा बड़ा हो गया। अब स्टोमाटा क्या होता है, ठीक है, ये समझ लिया क्या, कैसे वो एब्जॉर्ब करते हैं, क्लोरोफिल से लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ टू ए कार्बोहाइड्रेट, मतलब ग्लूकोज, ठीक है। अब स्टोमाटा क्या होता है, स्टोमाटा एज ए टीनी पोर लाइक स्ट्रक्चर, स्टोमाटा क्या है, एक टीनी पोर लाइक स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ द लीफ के सरफेस पे रहता है, और उसका फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, और एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, गैस किससे एक्सचेंज होता है, फोटोसिंथेसिस से और रेस्पिरेशन से, इन सबसे वो क्या होता है, एक्सचेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब देखो, अब ना ओपन कब होता है, क्लोज कब होता है, अब इसे मैं समझा दूंगा, उसके बाद पूरा एग्जांपल दिया गया है। जब पोर्स के अंदर इसके जो ये जो पोर्स है वो किसको क्या, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको मैं बता देता हूँ, क्या बोलते हैं, तो हाइलाइट कर देते हैं, इस चीज को हम क्या बोलते हैं,
ये जो चीज है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम गार्ड सेल्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, गार्ड सेल्स बोलते हैं। गार्ड सेल्स, जो गार्ड सेल्स है वो वर्क कैसे करते हैं, गार्ड सेल वर्क कैसे करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, जब उसके अंदर वाटर, जो वाटर रहता है जब उसके अंदर घुस जाता है, जब वाटर उसके अंदर घुस जाता है, वाटर जब टमाटर जब पोर्स के ऊपर जब वाटर बहुत जाता है तो क्या होता है, पोर्स ओपन हो जाता है। क्या होता है, पोर्स ओपन हो जाता है और उसमें फिर CO2 ऑक्सीजन का गैस एक्सचेंज होना शुरू हो जाता है। जैसे जब वाटर इनसाइड क्या होता है, वाटर गोज इनसाइड, वाटर गो इनसाइड, वाटर अंदर जाता है। ठीक है, वाटर इनसाइड जाता है। देखो यहाँ पे यही चीज लिखा है। ठीक है, इसको फंक्शन में अभी बाद में तो पहले इसको खत्म करते हैं। ठीक है, ये समझ लिए। अब इसको समझते हैं, ये कब बंद होता है, जब वो वाटर लूज, जब वाटर को छोड़ देता है तो क्या होता है, स्टोमाटा जो होता है वो क्या होता है, क्लोज हो जाता है। स्टोमाटा जो होता है वो श्रिंक कर देता है और वो क्लोज हो जाता है। क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। क्या हो जाता है, क्लोज। वाटर क्या जो हो जाते हैं, वो वाटर लूज करते हैं, वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाते हैं। अब यहीं पे फंक्शन समझो, ये पे मैंने इधर फंक्शन दे दिया है, यहाँ पे फंक्शन दे दिया है हम लोगों ने। ठीक है, फंक्शन दे दिया है। पहला फंक्शन ये दे दिया हम लोगों ने, चेक कर लेते हैं। फंक्शन का H2O का फंक्शन दे दिया है। H2O जब जाता है, ठीक है, ये क्लोज होता है। जब H2O वाटर जब इसके अंदर घुसता है, तो क्या है, जो वाटर जो घुसता है तो उसको क्या होता है, वो पोर्स द वाटर विल बी एंटायर इनटू अ गार्ड सेल। तो क्या, स्वेल मतलब जो गार्ड सेल होता है वो ओपन हो जाता है। क्या हो जाता है, वो ओपन हो जाता है। ठीक है, गार्ड सेल ओपन हो जाता है, मतलब इंडोमोसिस होता है। और एक्सोमोसिस कब होता है, तब तक जब उसमें से वो वाटर जो है रिलीज कर रहे होते हैं, तो उसमें से वाटर निकल रहे होते हैं। तो क्या होता है, वो वाटर को लूज कर देते हैं, एक्समोसिस होता है। तो जो वाटर जब मूव आउट फ्रॉम द गार्ड सेल, जब वाटर गार्ड सेल से निकल जाता है तो क्या होता है, जो स्टोमाटा था वो क्लोज होता है। स्टोमाटा क्या होता है, वो क्लोज हो जाता है। स्टोमाटा क्या होता है, वो क्लोज हो जाता है। स्टोमाटा क्या होता है, क्लोज हो जाता है। तो फिर से समझा देता हूँ, क्या होता है, वाटर जब जाता है, जब एंटर होता है गार्ड सेल के अंदर, तो स्टोमाटा ओपन हो जाता है, मतलब स्वेल कर देता है। और फिर क्या होता है, तो ये जो जो वाटर के अंदर जाता है उसको एंडोमोसिस प्रोसेस बोलते हैं। और जब वाटर स्टोमाटा से बाहर निकलता है और गार्ड सेल क्या हो जाता है, सिंक हो जाता है, उस प्रोसेस को बोलेंगे एक्समोसिस बोलेंगे। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, एक्समोसिस बोलेंगे। स्टोमाटा H2O जो क्या होगा, वो H2O जब गार्ड सेल में जाएगा तो ओपन हो जाएगा। जब गार्ड सेल से वाटर बाहर निकल जाए तो क्लोज हो जाएगा। इसमें दो चीज हो रहा है, इंडोमोसिस हो रहा है और एक्सोमोसिस हो रहा है। ये दोनों प्रोसेस हो रहा है। इसमें एक स्वेल कर रहा है, श्रिंक कर रहा है, स्वेल कर रहा है, श्रिंक कर रहा है, स्वेल कर रहा है, श्रिंक कर रहा है, स्वेल कर रहा है, श्रिंक कर रहा है। ये प्रोसेस में चल रही होती है। अब फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट, अब फोटोसिंथेसिस डेजर्ट में तो फोटोसिंथेसिस होती कैसी है। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस सॉरी कैसे होती है डेजर्ट के अंदर। नाइट के टाइम क्या होता है, स्टोमाटा ओपन, मतलब क्या होता है, नाइट के टाइम क्या होता है, उनका जो स्टोमाटा रहता है, स्टोमाटा और क्या रहता है, वो ओपन हो जाता है। कैसे ओपन रहता है। आप सोच रहे हैं, अरे नाइट के टाइम तो सन तो नहीं रहती जिससे वो फोटोसिंथेसिस कर सके। हाँ, अब ये सोच रहे होंगे, लेकिन इसका आंसर नहीं है। क्योंकि देखो, डे के टाइम क्या होता है, स्टोमाटा क्लोज रहता है। क्यों क्लोज रहता है, क्योंकि उसमें बहुत डेजर्ट में बहुत हीट रहती है। अगर स्टोमाटा अपना पोर्स को खोल देंगे तो उसके अंदर जो वाटर प्रेजेंट रहते हैं, वो क्या हो जाएंगे, वो लूज कर देंगे। तो हीट रहेगा तो इवापोरेशन होगा, उससे क्या है, वाटर को लूज कर देंगे। तो वाटर ना लूज करें, इसलिए वो स्टोमाटा को क्या करते हैं, क्लोज करके रखते हैं,
अगर खोलेंगे तो वाटर लूज कर देगा, वो भी सूख जाएंगे, क्यों जी नहीं पाएंगे। तो सनलाइट जब पड़ती है ना तो वो स्टोमेटा को क्लोज करके रखते हैं, ठीक है। और जब रात होती है तो स्टोमेटा को ओपन कर देते हैं, अपना वो क्या कहता है अपना वो फूड का प्रोसेस वो शुरू कर देते हैं। और ग्लूकोज रात के टाइम ही ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है। और उसको इंटरमीडिएट करके मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। मैलिक एसिड में क्या करते हैं, वो कन्वर्ट कर देते हैं मैलिक एसिड में, ठीक है। वो नाइट के टाइम वो CO2 लेके मैलिक एसिड में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने जान लिया कि क्या पूरा प्रोसेस है। वो अब डेजर्टेड प्लांट का क्या प्रोसेस है, डे में नहीं खुलेंगे, क्यों नहीं खुलेंगे, स्टोमेटा क्लोज रहेगा, क्यों क्लोज रहेगा कि अगर वो स्टोमेटा खोलेंगे तो पोर्ट से जो भी वाटर अंदर रहेगा वो सब बाहर निकल जाएगा और वो पूरा प्लांट सूख जाएगा। इसलिए वो डे के टाइम उसको नहीं खोलते, नाइट के टाइम क्यों खोलते हैं, क्योंकि उसमें लाइट नहीं रहता, उससे फोटोसिंथेसिस इजीली हो सकता है। इसे वो टोमेटो को ओपन करते हैं, CO2 लेके उसको है ना मैलिक एसिड बना के ना अपने पास स्टोर रखते हैं। तो दिन के टाइम क्या होता है, वो अपना अपना फूड बना रहे होते हैं, तो किसके थ्रू, मैलिक एसिड के थ्रू, ताकि उससे कोई दिक्कत ना आए। इसे रात में वो सारा प्रोसेस कर लेता है और दिन तक वो सर्वाइव करता है, और रात को सारे प्रोसेस करेगा, दिन तक सरवाइव करेगा। ये उसका पूरा प्रोसेस चलता है। क्या करता है दिन में, क्या करता है दिन में वो प्रोसेस नहीं करेगा, दिन में वो मैलिक एसिड नहीं बनाएगा, मैलिक एसिड मतलब वो अपना फूड बनाता है, फूड बनाता है, मतलब उससे मैलिक एसिड से क्या बनाता है, वो अपना फूड बनाता है, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। इससे क्या करता है, वो रात के टाइम वो CO2 लेता है, उसको मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और दिन तक मतलब डे तक वो क्या करता है, टोमेटो बंद कर रखता है, और मैलिक एसिड के थ्रू ही वो क्या करता है, अपना फूड को, अपने खाने को बनाता है। ओके। अब व्हाट हैपन व्हेन द फूड दैट वी ईट, अब क्या होता है, जब फूड हम लोग ईट खाते हैं तो क्या होते हैं, इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है और इजेशन हो जाता है। मतलब क्या होता है कि, तो क्या होता है इसमें अंदर, पहला इंजेशन होगा, फूड को लिया जाएगा, फिर डाइजेशन होगा, फिर इसमें एब्जॉर्प्शन होगा, फिर एसिमिलेशन होगा, फिर क्या इंजेशन के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। कुछ ज्यादा हो गया है, इसे थ्रू बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका पूरा प्रोसेस पढ़ लेते हैं, क्या प्रोसेस दिया गया है। पहला क्या होगा, इंजेशन मतलब, कहने का मतलब जैसे कि आप कोई फूड है, आप उसको अपने अंदर ले रहे हैं, ठीक है। इधर में बता दो, कोई फूड है, उसको आप क्या कर रहे हैं, इंजेक्शन कर रहे हैं। मतलब इंजेक्शन मतलब वो वाला इंजेक्शन मतलब इंजेक्शन बोला, इंजेक्शन बोल रहा हूँ, ठीक है, ये समझ, इंजेक्शन बोल रहा हूँ, इंजेक्शन नहीं बोल रहा हूँ, इंजेक्शन बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम कोई भी फूड को अपने माउथ के अंदर लेते हैं, मतलब उसे खाते हैं, ठीक है, माउथ के अंदर लेते हैं। तो इसी जो फूड टेकिंग, जब हम लोग इंजेक्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड इज कॉल्ड इंजेक्शन। मतलब हम किसी फूड को हम लेते हैं, खाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इंजेक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट क्या हम लोग का, नेक्स्ट क्या है हम लोग का, डाइजेशन है। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, डाइजेशन का मतलब होता है कि, मतलब जब द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू अ सिंपल मॉलिक्यूल कॉल्ड डाइजेशन। सिंपल मॉलिक्यूल दस ऑब्टेन फ्रॉम ऑब्जर्व बाय अ बॉडी, ठीक है। डाइजेशन क्या होता है, मतलब जो ब्रेकडाउन ऑफ फूड, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस, मतलब जो ब्रेकडाउन होता है ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस का, वो भी इनटू ए सिंपल मॉलिक्यूल, मतलब जो इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं फूड के, वो क्या होता है, वो टूट के किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, वो टूट के इतने छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, किस लिए, इजीली डाइजेस्ट करने के लिए, वो इतने छोटे छोटे में क्या करते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसी को क्या होता है, डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। वो सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर द ऑब्टेन बाय एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, और उसको इजीली क्या करते हैं, बॉडी इसको इजीली एब्जॉर्ब कर सके, इसको ही क्या बोलेंगे हम लोग, डाइजेशन बोलेंगे। इसी को प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डाइजेशन हम लोग कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब हम लोग जो फूड खाए हैं उस चीज को एब्जॉर्ब करना, उस चीज को क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। तो हम इसको डेफिनेशन पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ए डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। मतलब क्या होता है, जो हम फूड को, ये सपोज कि ये हम लोग का फूड हुआ, ये फूड हुआ,
इसको डाइजेस्ट करने पर फिर उसका जब एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है तो उसी को क्या कहेंगे हम लोग, उसी प्रोसेस को क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन कहेंगे। उसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। उसी चीज को बोलेंगे एब्जॉर्ब। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। तो फिर से समझा दे रहा हूँ, फिर से समझा, जो फूड हम एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस क्या है, फूड को हम जब डाइजेस्ट करते हैं तो एब्जॉर्ब जो वो फूड जब आता है तो उसको हम डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करने के बाद उसको हम क्या करते हैं, उसका न्यूट्रिएंट्स जो भी फैट न्यूट्रिएंट्स विटामिन प्रोटीन जो भी रहता है उसको क्या एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उसी को क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एस्लिमिनेशन क्या होता है, अब जानो एस्लिमिनेशन क्या होता है। एस्लिमिनेशन मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, फूड का यूटिलाइज करना फॉर एनर्जी एंड फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए और टिश्यू रिपेयर करने के लिए फूड हम लोग क्या क्या एस्लिमिनेशन करते हैं। ठीक है, एस्लिमिनेशन डेफिनेशन पूरा पढ़ते हैं। एस्लिमिनेशन डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ अ डाइजेस्टेड फूड फॉर एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड एस्लिमिनेशन। एस्टिमेशन क्या होता है, जब जो भी हम फूड को डाइजेस्ट को यूटिलाइज कर रहे होते हैं तो किस लिए, फॉर एनर्जी, एनर्जी के लिए, फॉर ग्रोथ के लिए, ग्रोथ के लिए और फॉर रिपेयर, फॉर रिपेयर के लिए अगर हम फूड को खा रहे होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एसिमिलेशन बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया का एसिमिलेशन का पूरा डेफिनेशन। अब इजेशन किसको बोलेंगे, इजेशन मतलब हम जब फूड को एब्जॉर्ब कर लिए तो अनडाइजेस्टेड फूड जो रहेगा वो क्या इजेशन के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो क्या बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। क्या बोलेंगे, इजेशन किसको बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डाइजेस्टेड फूड इन द फॉर्म्स इन फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन, उसको हम लोग बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, इसको हम पूरा इंजेक्शन बोलेंगे। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे इंजेक्शन बोलेंगे। ठीक है, इंजेक्शन उसको हम लोग कहेंगे। ठीक है, इसे मतलब जो हम लोग जो डाइजेस्ट हम फूड नहीं कर पाते वो इंजेक्शन के प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, वो वहां से बाहर निकलते हैं, क्या बोलेंगे, इंजेक्शन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा कैसा है, एक होलोजोइक न्यूट्रिएंट है। वो क्या करता है वो जब भी फूड पार्टिकल देखेगा तो वो एक फॉल्स लेग बनाएगा, सीडोपोडिया बनाएगा, और फिर उसके बाद क्या फूड को कैप्चर करके एक फूड वॉक्यूल बनाएगा। फिर उसको क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा, डाइजेस्ट करेगा, फिर इजेशन कर देगा, बाहर निकाल देगा। इसी प्रोसेस को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। क्या होगा, अमीबा क्या करेगा, सीडोपोडिया का एक्सटेंशन ऑफ स्मॉल मेम्ब्रेन, फूड को कैप्चर करेगा, टेक इट फूड वॉक्यूल्स, फिर डाइजेशन ऑफ फूड इन फूड वॉक्यूल, डिफ्यूजन करेगा, सिंपल सब्सटेंस में तोड़ेगा इन साइटोप्लाज्म, फिर डाइजेस्टेड फूड को क्या कर देगा, मूव सरफेस ऑफ द सेल थ्रोन आउट, उसको बाहर फेंक देगा, निकाल देगा। उसी को बोलेंगे। और ये हुआ पूरा अमीबा का न्यूट्रिशन का पूरा पार्ट हुआ। अमीबा क्या करेगा, फूड पार्टिकल देखेगा तो एक फॉल्स लेग बनाएगा, क्या बनाएगा, वो सीडोपोडिया बनाएगा। सीडोपोडिया के थ्रू क्या करेगा, वो फूड को कैप्चर करेगा, फिर उसको फूड वॉक्यूल एक बनाएगा, अपने अंदर फूड वॉक्यूल बना लेगा, फिर फूड पार्टिकल्स को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, डाइजेस्ट करेगा, इंजेक्शन करेगा, एसिमिलेशन करेगा, फिर क्या करेगा, जो उसका अनडाइजेस्टेड फूड रहेगा, जो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, वो फूड को क्या कर देगा, फूड को बाहर निकाल देगा। तो ये प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। अमीबा क्या सीडोपोडिया थ्रू लेगा, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन करेगा, कैप्चर करेगा फूड को, और फूड को टेक करेगा, फूड वॉक्यूल बनाएगा, फिर उसका डिफ्यूजन, सिंप्लीफिकेशन और सिंपल सब्सटेंस इन साइटोप्लाज्म और डाइजेशन फूड कर देगा, फिर अनडाइजेस्टेड फूड को वो अपने सेल से वो क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, अब ह्यूमंस में न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो यहाँ पे पूरा दिया गया, पहले इसको पढ़ लेते हैं। टंग से क्या होता है, टंग के थ्रू वो फूड अंदर जाता है। यहाँ पे माउथ बकल कैविटी रहता है। इसोफेगस के थ्रू क्या स्टोमक में जाता है, स्टोमक से जाता है तो इसको यहाँ पे एक लीवर मिलता है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर मिलता है। जहाँ यहाँ पे पास कर रहा होता है तो ये पैंक्रियास और ग्लॉ ब्लैडर के जो जूस होते हैं वो उसको अल्कलाइन कर देते हैं,
फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें एब्जॉर्प्शन होता है फूड का। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। फिर यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक अपेंडिक्स रहता है, ठीक है, और ये क्या है, पेंक्रियास है, ठीक है। ये क्या है, एक ये लीवर है, पूरा जो ऐसे स्ट्रक्चर देख रहे हो ये पूरा लीवर है। और क्या है, एक जे शेप लाइक स्ट्रक्चर है। और फिर ये क्या एनस है, एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। और पूरा से जो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। और ये आइसोलेटेड ऑर्गन, ये एक आइसोलेटेड ऑर्गन है, ठीक है। वो एलिमेंट्री कैनाल कैसे, एलिमेंट्री कैनाल कैसे, मतलब ये अगर आप जानो तो ये चीज बताता हूँ। पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा एलिमेंट्री कैनाल किसका है, ह्यूमन का एलिमेंट्री कैनाल है। पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे सबसे ज्यादा एलिमेंट्री कैनाल किसका है, ह्यूमन का। क्यों, वो माउथ से शुरू होकर पेट के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर एनस में जाके एंड होता है। तो सोच सकते हैं जब इसी पूरे ऑर्गन को जब हम स्ट्रेच करेंगे, मतलब हम लोग पूरा स्ट्रेच करेंगे, इस ऑर्गन पूरा हम लोग खींच देंगे, तो अब जैसे एक लॉन्ग लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, देखने को मिलेगा द लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा आपको, लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल आपको देखने को मिलेगा। लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल आपको देखने को मिलेगा, वो माउथ से शुरू होकर एनस तक खत्म होता है। आप सोच सकते हैं, अब सोच रहे होंगे बाप रे इतना बड़ा एलिमेंट्री कैनाल होता है। हाँ गाइस, रियली होता है। वो टंग से लेकर एनस तक, पेट जिसके अंदर जो भी लीवर, पेट, पैंक्रियास जो भी आता है, वो सब एलिमेंट्री कैनाल है। वो सब के वो स्ट्रेच करोगे तो सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एलिमेंट्री कैनाल कैनाल किसके अंदर है, ह्यूमन के अंदर। ह्यूमन के अंदर वो माउथ से शुरू होता है, एनस पे जाके वो एंड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप खुद ही पढ़ लीजिए, एलिमेंट्री कैनाल अ लॉन्ग होलो ट्यूब विच कंटेन ऑर्गन्स थ्रू विच द फूड एक्चुअली पासेस, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेट्रा। मैं आपको बताया था ना एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, एक लॉन्ग होलो ट्यूब रहता है जिसमें जो ऑर्गन से एक्चुअली पास कर रहा होता है, जैसे कि इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब हो गए। तो एक्सेसरी ऑर्गन क्या होता है, द ऑर्गन which help in the digestion but not food passes through them, liver, pancreas, salivary gland etc. ऐसे एक ऑर्गन है, ऐसे ये ऑर्गन है जिसे फूड पास करता है, लेकिन जो जो नहीं सॉरी पास नहीं करता। एक्सेसरी ऑर्गन का मतलब होता है ऐसे ऑर्गन जो जहाँ से फूड क्या है डाइजेस्ट होने के बाद डाइजेस्ट होता है, लेकिन वहां से वो पास नहीं करता, वो क्या है, लीवर है, पेंक्रियास है, सलाइवरी ग्लैंड है, एक्सेट्रा, ठीक है। और भी बहुत कुछ चीज हो सकता है, अपेंडिक्स इसका एग्जांपल हो सकता है। तो यही है सबसे बड़ा चीज। देखो मैं बोला था ना, माउथ से शुरू होकर एनस तक जाता है, ये वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट एलिमेंट्री कैनाल है, वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट एलिमेंट्री कैनाल है, ये वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट एलिमेंट्री कैनाल है। मैं क्या बताऊँ, किसका सबसे बड़ा एलिमेंट्री, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एलिमेंट्री कैनाल है, माउथ से लेकर एनस तक, वो है किसका, ह्यूमन का। किसका है, ह्यूमन का, ह्यूमन का सबसे बड़ा है। अब एक एक करके हम इसको पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक करके हम समझेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे कैसे वर्क करता है, क्या क्या इसके अंदर है, क्या क्या है। माउथ को हम लोग और क्या नाम से बुलाते हैं, बकल कैविटी के नाम से बुलाते हैं। फूड इज इंजेस्टेड, इसे एक मैं बताया था, जो इंजेक्शन के टाइम बताया था, फूड इससे मुंह माउथ से खाते हैं। स्वीट क्रस्ट एंड स्वीट विद द हेल्प ऑफ टीथ, टीथ से हम लोग स्वीट और क्रस्ट कर देते हैं। द फूड इज वेटेड इन विद द सलाइवा टू मेक इट पास स्मूथली, क्योंकि वो सलाइवा के साथ क्या होता है, फूड क्या हो जाता है, सलाइवा के साथ वो क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। किससे, सलाइवा से वो क्या हो जाता है, सलाइवा से वो क्या मिक्स हो जाता है, ताकि वो क्या है, वो पासली स्मूथली वो पास कर सके। द फूड इज मिक्स्ड विद द सलाइवा विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर टंग, वो सलाइवा कैसे कैसे मिक्स होता है, इसके मदद से, मस्कुलर टंग की मदद से वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। अब ये देखो, ये ग्राफ बनाया मैंने, माउथ में क्या है, सलाइवरी ग्लैंड, उसमें सलाइवा, सलाइवा क्या बोलते हैं, हम सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं। वो क्या होता है, स्टार्च को क्या करता है,
माल्टोसिस कर देता है, मतलब जो स्टार्च का मतलब जो कॉम्प्लेक्स शुगर होता है उसको एक सिंपल शुगर में तोड़ देता है। सिंपल शुगर लेकिन ये जो है वो क्या है सिंपल शुगर है, ठीक है, वो क्या है सिंपल शुगर है, क्या है सिंपल शुगर है, उसमें वो तोड़ देता है स्टार्च को वो तोड़ देता है सिंपल शुगर के अंदर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स शुगर के तोड़ देता है किसमें, सिंपल शुगर में तोड़ देता है, कॉम्प्लेक्स शुगर को किसमें तोड़ देता है, सिंपल शुगर में वो तोड़ देता है। तो स्टार्च को क्या करता है, वो माल्टोसिस सलाइवरी एमाइलेज के थ्रू माल्टोसिस मतलब सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। अब इसोफेगस क्या होता है, देखो इसोफेगस क्या होता है, एक फूड पाइप होता है। इसोफेगस क्या है, एक फूड पाइप है। द फूड इज पुश्ड डाउनवर्ड्स, फूड क्या है, डाउनवर्ड्स ड्यू टू ए rhythmic contraction and relaxation of muscle is known as peristaltic movement। अब इसोफेगस को क्या बोलते हैं हम लोग, फूड पाइप भी बोलते हैं। इसोफेगस को क्या बोलते हैं हम लोग, फूड पाइप भी बोलते हैं। अब ये डेफिनेशन इसमें क्या दिया है, इसमें डेफिनेशन क्या दिया है, ये पूरा डेफिनेशन है। The food is pushed downwards due to a rhythmic contraction and relaxation of muscles. It is known as peristaltic movement। मतलब क्या होता है, वो जो होता है, वो जो हो रहा होता है, वो जो हो रहा होता है उसमें क्या होता है, उसके जो फूड है वो पुश डाउनवर्ड मतलब नीचे तरफ गिर रहा होता है ड्यू टू rhythmic contraction और रिलैक्सेशन के थ्रू क्या होता है, फूड डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ जा रहा होता है, देखो ऐसे जा रहा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टेटिक मूवमेंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरास्टैटिक पैरास्टैटिक मूवमेंट। पैरास्टैटिक मूवमेंट उसको हम लोग क्या क्या पैरास्टैटिक मूवमेंट कह रहे होते हैं। अब स्टोमक क्या होता है, स्टोमक के अंदर क्या होते हैं, स्टोमक के अंदर तीन चीज होती है, तीन गैस्ट्रिक जूस होती है। पहला पेप्सिन, HCl और म्यूकस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे HCl क्या होता है, क्योंकि HCl मेन है। मेक द मीडियम एसिडिक, क्या होता है HCl क्या है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको बोलते हैं, कहते हैं एक मीडियम एसिडिक बनाता है, मीडियम एसिडिक बनाता है, ठीक है। किसको एक्टिवेट करने के लिए, पेप्सिन को। किसको एक्टिवेट करने के, किसको एक्टिवेट करने के, किसको एक्टिवेट करने, इसको एक्टिवेट करने के लिए, पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए जो HCl रहता है वो क्या रहता है, वो एसिडिक मीडियम बनाता है, वो क्या बनाता है, एक एसिडिक, वो क्या बनाता है, एसिडिक मीडियम बनाता है। और उससे क्या करता है, उससे वो क्या करता है, पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, मतलब जो पेप्सिन को एक्टिवेट करता है वो कौन करता है, HCl करता है, ठीक है। यहाँ तक हमने समझ लिया आखिर क्या है, ठीक है, हमने यहाँ तक हमने पूरा समझ लिया है। अब देखते हैं अब म्यूकस का क्या काम है। म्यूकस क्या है, इनर लिनिंग प्रोटेक्शन, मतलब जो इनर लिनिंग प्रोटेक्शन है वो उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, कि इनर लिनिंग प्रोटेक्शन उसको बोलते हैं। म्यूकस को हम इनर लिनिंग स्टमक का प्रोटेक्शन बोलते हैं। वो गैस्ट्रिक जूस मतलब किससे होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। गैस्ट्रिक जूस किससे क्या होता है, जो पेट के अंदर क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, उससे क्या होता है, उससे HCl रिलीज होता है, पेप्सिन और म्यूकस उससे रिलीज होता है। तो ठीक है, हमने क्या समझा, गैस्ट्रिक जूस मतलब कहाँ से रिलीज होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। और गैस्ट्रिक जूस के अंदर तीन एंजाइम होते हैं, तीन मतलब में दो, मतलब एक एंजाइम रहता है, दो एक इनर लिनिंग का प्रोटेक्शन काम करता है, एक एसिड होता है। एसिड क्या है, HCl रहता है। और इनर लिनिंग को प्रोटेक्ट कौन करता है, पेट को प्रोटेक्ट कौन करता है, म्यूकस करता है। और पेप्सिन और पेप्सिन एक्टिवेट कैसे होता है, HCl जब एसिडिक मीडियम बनाता है तब क्या हो जाता है, पेप्सिन क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। ओके, समझ में आया। अब ये देखो, एक है बॉल ब्लैडर है, देखिए एक बॉल ब्लैडर है, ये पूरा लीवर का पूरा स्ट्रक्चर है, ये जे शेप लाइक स्ट्रक्चर है। पैनक्रेटिक जूस, ठीक है, क्या है, लीवर क्या है, लीवर के अंदर जो भी जूस बनता है, जो बाइल जूस बनता है, लीवर के अंदर क्या बनता है, बाइल जूस बनता है। बाइल जूस कहते हैं बॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और जब फूड इससे पास कर रहा होता है, तो क्या होता है, और पैंक्रियाटिक जूस से ये दोनों आपस में मिक्स होकर यहाँ पे क्या बनाते हैं, यहाँ पे फूड जब पास कर रहा होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा होता है, तो यहाँ पे क्या बनाते हैं, वो क्या बनाते हैं, एसिडिक मीडियम, मतलब एसिडिक नहीं, मतलब अल्कलाइन मीडियम बनाते हैं, ताकि फूड
इजीली डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है, इजीली उसका एब्जॉर्प्शन हो जाए, ठीक है। अब लीवर का क्या काम है, लीवर का फंक्शन देख लो। सेक्रेट बाइल जूस, मतलब क्या करता है, बाइल जूस को सेक्रेट करता है। ये पहला हो गया हम लोग का, क्या करता है, बाइल को सेक्रेट करता है। बाइल जूस स्टोर इन द बॉल ब्लैडर, बाइल जूस का स्टोर होता है बॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। बाइल जूस मेक द फूड अल्कलाइन, बाइल जूस क्या करता है, फूड को अल्कलाइन कर देता है। बाइल जूस हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, ठीक है। तो इसके हमें 4 चीज जानना है। क्या 4 चीज जानना है, पहला सेक्रेट बाइल जूस, लीवर क्या करता है, बाइल जूस सेक्रेट करता है। उसके बाद क्या करता है, और बॉल ब्लैडर क्या होता है, जहाँ पे बाइल जूस स्टोर रहता है। बाइल जूस क्या करता है, फूड को अल्कलाइन कर देता है। और बाइल जूस क्या करता है, इमल्सिव फैट को इमल्सिफिकेशन में मदद करता है। या जो लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट रहते हैं, जो लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट रहते हैं, उसको बाइल सॉल्ट क्या करता है, छोटे छोटे स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। पेंक्रिया में क्या है, पेंक्रिया के अंदर तीन इंजाइम रहते हैं, थ्री इंजाइम रहते हैं, तीन इंजाइम रहते हैं। वो कौन से तीन इंजाइम है, पहला है ट्रिप्सिन, लीपेज और पैंक्रियाटिक एमाइलेज। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, किसमें किसे मदद करता है, डाइजेशन में, प्रोटीन का डाइजेशन में मदद करता है, प्रोटीन का डाइजेशन में मदद करता है। लीपेज क्या करता है, हेल्प इन ब्रेकडाउन ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, हेल्प करता है किसका ब्रेकडाउन, मतलब किसका ब्रेकडाउन, किसका इमल्सिफाइड फैट। उसमें क्या बताया था, उसमें लीवर में क्या बताया, वो भी इमल्सिफाइड करता है फैट का, और पैंक्रिया भी इमल्सिफाइड करता है फैट का। अब सोच रही हूँ भाई दोनों फैट का इमल्सिफाइड करता है, नहीं, जो दोनों जो फैट का इमल्सिफाइड करता है, जो फैट रहते हैं वो बहुत टाइप के वो फैट्स रहते हैं। और पैंक्रियास 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 और लीवर इन दोनों का काम अलग अलग रहता है इमल्सिफाइड करने का फैट का। और पैंक्रियाटिक एमाइलेज क्या होता है, हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और पैंक्रियाटिक एमाइलेज का क्या काम रहता है, हेल्प करता है किसका, डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन में उसकी मदद करता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, 5 से 6 मीटर लॉन्ग रहता है, साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड, सेक्रेट और इंटेस्टिनल जूस। मतलब क्या है, इसमें 3 चीज पढ़ना है हमें। एक पहला क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, 5 से 7 मीटर लॉन्ग रहता है। दूसरा, एक साइड होता है फाइनल डाइजेशन जहाँ पे फूड डाइजेस्ट होता है। और तीसरा क्या सेक्रेट करता है, इंटेस्टिनल जूस को सेक्रेट करता है, ठीक है। इंटेस्टिनल एंजाइम कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, फैट का फैटी एसिड ग्लाइकोजन और प्रोटीन का अमीनो एसिड। ये एब्जॉर्ब कहाँ जब होता है, ब्लड से, ये पूरे ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, जैसे पूरे ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। इंटेस्टाइन एंजाइम कौन कौन से है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट। इंटेस्टाइन एंजाइम क्या क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करते हैं, फैट्स को और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के फॉर्म में, फैट्स को फैटी एसिड या ग्लाइकोजन के फॉर्म में, या और प्रोटीन्स को अमीनो एसिड के फॉर्म में क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब करता है। और एब्जॉर्ब कौन करता है, ब्लड इसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, ओके। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन फूड एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, इसको कौन करता है, विली लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, विली और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। विली क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। रिचली सप्लाइड ऑफ ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू रीच एवरी सेल ऑफ द बॉडी, ठीक है। वो फूड को क्या करता है, फूड को एब्जॉर्ब करके हर सारे बॉडी के सेल्स को पहुंचाता है। द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अ न्यू टिश्यूज एंड रिपेयर ओल्ड टिश्यूज। क्या कहते हैं, फूड यूटिलाइज करके वो क्या कहते हैं, न्यू टिश्यूज को बिल्डअप करता है और रिपेयर करता है ओल्ड टिश्यूज का, वो रिपेयर करता है, ठीक है। तो इसमें 4 चीज पढ़ना है। पहला, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन किसका होता है, बिली का होता है। दूसरा, इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन का सरफेस का, किसमें रीच होता है, ब्लड वेसल्स पे रीच होता है, जो जो फूड का एब्जॉर्ब करके वो हर सेल तक पहुंचाता है। दूसरा, फूड का यूटिलाइज करता है, ऑब्टेन करता है एनर्जी एंड बिल्डिंग अप करता है, अपना बिल्ड करता है, ठीक है। और न्यू टिश्यूज, मतलब न्यू टिश्यूज बनाता है और रिपेयर करता है, ओल्ड टिश्यूज का रिपेयरिंग करता है। ये ना बिली, ये आप देखते हैं, ये पूरा ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसको क्या बोलते हैं, हम विली कहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम विली हम लोग कहते हैं, विली, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन मतलब कोलोनल, लार्ज इंटेस्टाइन को क्या बोला जाता है, कोलोनल। इसमें क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है,
ठीक है। मतलब जो जो डाइजेस्ट होने के बाद जो फाइनल स्टेज आता है उसमें क्या होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या करता है, बहुत बड़ा होता है और क्या करता है, जो वाटर जो फूड रहता है उसके अंदर का जो वाटर रहता है उसको एब्जॉर्ब कर देता है। इसलिए जब हम लोग एनएस के थ्रू इंजेक्ट करते हैं तो जब इंजेक्ट करते हैं तो हमें सूखा सूखा हमें इंजेक्शन होता है, मतलब एकदम ड्राई इंजेक्शन होता है। तो ये होता है कि वो वाटर को पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और वेट 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 इंजेक्शन मतलब गीला गीला इंजेक्शन क्यों होता है, क्यों क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता फूड को, मतलब सॉरी फूड को नहीं, वाटर को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसलिए वो वाटरी इजेशन हो जाता है। एनएस अब एनएस का क्या काम होता है, रिलीज आउट, मतलब रिलीज करना। जो भी हमने पूरा प्रोसेस हुआ यहाँ के ऊपर, जो भी हम लोग का पूरा प्रोसेस हुआ वो सब क्या होगा, वो सब एनएस के थ्रू क्या होगा, रिलीज आउट, मतलब 12 दिन मतलब इजेशन होगा। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड अनऑब्जर्व फूड, मतलब क्या होगा, उसका क्या होगा, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, और क्या हो जाएगा, अनऑब्जर्व फूड, वो सब इसका एग्जाम्पल होगा। Why do herbivores have a longer small intestine than the carnivore? आखिर herbivores का क्यों होता है, ठीक है। ये से कार्निवोरस का, ये ह्यूमन का, ये है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस का क्यों होता है उनका बड़ा, क्योंकि जब वो पत्ते वो जो पत्ते घास खा रहे होते हैं उसका वो जो पत्ते के अंदर क्या होता है, सेल्यूलोज रहता है। वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए इसलिए उनका इतना लंबा इंटेस्टाइन रहता है। क्यों इंटेस्टाइन रहता है, क्या कि वो सेल्यूलोज को आराम से च्यू कर करके उसको तोड़ के खा सके। ये सब देखो जो एनिमल्स होते हैं वो अपने माउथ में वापस जो खारों का पेट में जो स्टोर रहता है उसको वापस अपने माउथ में लाके उसको च्यू करके वापस खाते हैं। क्यों खाते हैं, वो जो घास रहता है उसके अंदर सेल्यूलोज रहते हैं, उसको ब्रेक डाउन, उसको तोड़ने के लिए वो घास को क्या करते हैं, वो बार बार च्यू करते हैं, इसलिए उनके पास जो प्रोसेस रहता है वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस रहता है, ठीक है। तब हम पूरा क्वेश्चन को करते हैं वो भी धीरे से, जल्दी जल्दी। वी टू द फॉलोइंग ऑर्गन सेक्रेट्स अ ट्रिप्सिन इन द ह्यूमन बॉडी। आंसर आपका क्या आएगा, आंसर आपका आएगा पेंक्रियास, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिगार्डिंग बाइल जूस, क्या इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा सेक्रेट बाय लीवर, हेल्प फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मेक द फूड अल्कलाइन, एक्शन ऑफ लिपिड, मतलब इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। हम आगे हमने क्या कंप्लीट किया, पहला हमने कंप्लीट किया किसका, एब्जॉर्प्शन, मतलब हमने न्यूट्रिशन कंप्लीट किया, हमने न्यूट्रिशन कंप्लीट कर दिया। अब क्या पढ़ेगा, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपिरेशन पढ़ेंगे, ओके। ठीक है, तो हमने हमने पढ़ा था कि जो रेस्पिरेशन, हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था। तो हमने रेस्पिरेशन में जो पहला पार्ट खत्म किया था वो न्यूट्रिशन पार्ट खत्म किया था, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग रेस्पिरेशन कर रहे हैं, रेस्पिरेशन सेकंड टॉपिक। तो जो रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें देखेंगे रेस्पिरेशन का ये सेकंड पार्ट रेस्पिरेशन का, तो देखेंगे इसमें देखेंगे ग्लूकोज और ऑक्सीजन, दो की कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी का पंप बना रहे हैं, मतलब फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम, फ्रॉम ब्रीथिंग सिस्टम, वेस्ट प्रोडक्ट एक्सेल और यूजफुल, मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज हो रहे हैं और दो वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहे हैं, और ये कॉमन बहुत यूजफुल चीज है, तो ये मतलब एनर्जी, ठीक है। तो इसी को हम पूरे रेस्पिरेशन में करेंगे, ठीक है। और ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन क्या होता है और इसके दो डिफरेंस दिए गए हैं, तो पढ़ते हैं। पहला ब्रीथिंग, द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन, द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन, द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन, annihilation of the air in and out of the lungs, it take place in lungs, मतलब ब्रीथिंग का प्रोसेस करता है एक्सहेल करने का, इनहेल करने का, वही इन आउट कहाँ से, लंग के थ्रू, ठीक है। इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, वो क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है। एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड, एनर्जी इसमें से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, मतलब एनर्जी इज नॉट प्रोड्यूस। रेस्पिरेशन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है। इट टेक प्लेस इन ऑल सेल, कहाँ होता है, ये सारे सेल्स में होते हैं। इट इज अ केमिकल प्रोसेस, वो क्या है, केमिकल प्रोसेस है। एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म्स ऑफ एटीपी, क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है किसमें, इन द फॉर्म्स ऑफ एटीपी, एटीपी फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, और किसमें प्रोड्यूस होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। पहला जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है
और दूसरा जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है। तीसरा इट अकर इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और इट अकर इन साइटोप्लाज्म ओनली। और एनारोबिक कहाँ होता है? इसी साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें होता है कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेकन प्लेस, और इसमें क्या होता है? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस, ठीक है। एंड ऑफ द प्रोडक्ट आर H2O एंड CO2। और इसका क्या होगा? इसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा? एंड प्रोडक्ट आर CO2 एंड इथाइलिक अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड इसका होगा। इसमें इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर मोर एनर्जी, मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में ATP रिलीज होगा, और इसमें लेस मात्रा में, मतलब ज्यादा ATP रिलीज नहीं होगा, इसमें लेस ATP रिलीज होगा, इसमें मोर ATP रिलीज होगा, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैस प्लांट में कैसे होता है? एगो स्टोमाटा के थ्रू होता है, एगो लेंटिसेल्स के थ्रू होता है, ठीक है। वो क्या कर CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और लेंटिसेल भी ऐसे होते हैं, वो भी क्या होते हैं? वो CO2 को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ठीक है। ये क्या है? वुडी स्टेम्स होते हैं, उसको लेंटिसेल्स बोलते हैं। जो लीफ के अंदर जानती है स्टोमाटा होता है, लीफ के अंदर जानती स्टोमाटा होता है, वैसे ही वुड के अंदर क्या होता है? लेंटिसेल्स कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है? वो जो लीफ होते हैं, वो लीफ के अंदर स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, उसी से इट टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑक्सीजन। और लेंटिसेल्स इट टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑक्सीजन। इट इज अ वुडी स्टेम, it contain which cell? Lenticels, okay. Remember, gas exchange through stomata from and lenticels। गैस एक्सचेंज कैसे होता है? स्टोमाटा और लेंटिसेल्स के थ्रू। द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस इंश्योर दैट ऑल सेल आर ए कॉन्टेक्ट विद द, और जो सेल है वो सब क्या है? वो कॉन्टेक्ट है किसी का? एक के साथ कॉन्टेक्ट है, तो एक के साथ कॉन्टेक्ट में है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज विद डिफ्यूजन ईयर। और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैसे एक्सचेंज होता है? डिफ्यूजन के थ्रू होता है। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। ये क्या होता है? एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर होता है और रिक्वायरमेंट फॉर प्लांट के रिक्वायरमेंट पर ये होता है, ठीक है। द टू मेजर प्रोसेस ऑफ द इवॉल्व एक्सचेंज ऑफ गैस इन प्लांट, टू टाइप्स होते हैं। मैं प्रीवियसली इसको डिस्कस किया था। मैं इसमें बताया था प्लांट ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन टेकन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ये सबसे फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड में मैंने इसको बताया था, सेकंड स्लाइड में बताया था। वही सेम प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस, इट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरमेंट and release oxygen. It take carbon dioxide from the environment and release oxygen. This process is called photosynthesis processes. Respiration process, it take oxygen from the environment and release carbon dioxide into environment. Again, it take the oxygen from the environment and release carbon dioxide to the environment. It is called respiration. उसको हम respiration कहेंगे। Human respiration in system, it passes through the respiratory system। तो it passes करता है respiratory system से, ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, तो चलो उसको हम करते हैं। नेसल कैविटी, माउथ कैविटी, फैंक्स, लैंग्स, ट्राकिया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ट्राकिया के बाद क्या है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर। क्या है? ये विंड पाइप का एक प्रोटेक्टिव लेयर है। उसके बाद लंग्स है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, एल्वियलस कैर है, डायफ्राम है, रिब्स है और एल्वियोलाई है, ठीक है। ये इसके हुए। और एल्वियोलस कैर में इसके अंदर जो बलून लाइक स्ट्रक्चर वो है एल्वियोलाई। अब पढ़ते हैं। नोस्ट्रल से नेसल कैविटी से पास करते हैं, नहीं, नोस्ट्रल से नेसल पैसेज से नेसल कैविटी, फिर फारिनेक्स एंड लारिनेक्स, फिर ट्राकिया से ब्रोंकाई, लंग्स, ब्रोंक्यूल्स, एल्वेओलाई और ब्लड कैपिलरीज। और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग मैकेनिज्म क्या है? ड्यूरिंग एक्सलेशन द थ्रो कैविटी द चेस्ट एक्सपेंड, चेस्ट का जो कैविटी होगा वो एक्सपेंड हो जाएगा। और डायफ्राम शेप इन द डायफ्राम बिकम अ फ्लैट शेप, डायफ्राम का शेप किस तरह? फ्लैट शेप बन जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ द लंग्स इंक्रीजेस द एयर एंटर्स द लंग्स, और उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए जब एयर लंग्स के अंदर एंटर करेगा,
एक्सेलेशन का क्या प्रोसेस है? थोरैक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट, रिब्स डाउनवर्ड, रिब्स मूव डाउनवर्ड्स, ठीक है, नीचे 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 डाउनवर्ड चल जाएगी। फिर डायफ्राम बिकम डोम शेप, डायफ्राम क्या डोम शेप बन जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द लंग्स डिक्रीजेस ऑफ द एयर एंड द एयर एग्जिट फ्रॉम द लंग्स, उसका लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा और जो वॉल्यूम रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा एंड एयर एग्जिट फ्रॉम द लंग्स, ठीक है, लंग्स से एयर बाहर आ जाएगा। Why does exchange of gases occurs in human? क्यों गैस ऑफ चेंजेस ह्यूमंस में occur है? How does the exchange of gas occurs in human body? पहला, rich air oxygen from the environment pass through nasal cavity, then pharynx, then trachea, then bronchial, फिर again bronchioles and alveolar lungs. The exchange of oxygen and carbon dioxide in the alveoli. The carbon dioxide rich in the air in the bronchioles. From bronchioles to trachea to nasal cavity and carbon dioxide rich to the air to the environment. बताइए क्या एक फ्लो दिया गया है आखिर ह्यूमन का गैस एक्सचेंज का सिस्टम कैसे काम वर्क करता है। पहला, ऑक्सीजन जाएगा nasal cavity से ट्राकिया से ब्रोंकिया से alveoli लंग्स के ऊपर, फिर वहां पे जाके दो प्रोसेस हो गए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, फिर चेंज हो गए एल्वेलाई से ट्राकिया, ठीक है, ब्रोंकाई से ट्राकिया, ट्राकिया से फायरिंक्स, नेसल कैविटी से वो सीधे आउट हो जाएगा, एक्सेल हो जाएगा। अब एल्वेलर गैस एक्सचेंज क्या है? ये जो है ये है एल्वेलाई वॉल। ये क्या है? एक वेरी थिन, बहुत थिन है, एक 1 सेल थिक एल्वेलाई cell wall is only 1 cell thick। alveoli का जो वॉल, जो सेल वॉल है वो उसी 1 सेल थिक है, एक ही सेल पे लगा हुआ है, ठीक है। और ये है कैपिलरीज, कार्बन डाइऑक्साइड आउट, ऑक्सीजन इन, और इसको हम आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स। और रेड ब्लड सेल्स इसमें से क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आती है और यहाँ से ऑक्सीजन रिच हो जाते हैं। तो इसी जो प्रोसेस है वो है एल्वेलर गैस एक्सचेंज का प्रोसेस। क्या? द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स टू द alveoli, then it get exchanged and rich in CO2 with the rich in O2 by the hemoglobin and passes to all the body। ठीक है, किसकी मदद से होता है? एल्वेलर गैस एक्सचेंज होता है, जिससे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहते हैं वो उसमें ट्रांसफर के ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाके पूरे बॉडी के सेल को पहुंचाती है। ओके, और पढ़ते हैं इनहेलेशन और एक्सपिरेशन का मतलब क्या है। द मस्कुलर ऑफ अ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो मस्कुलर होगा वो डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। द डायफ्राम डज गो डाउनवर्ड्स एंड बिकम फ्लैट, और डायफ्राम क्या वो नीचे झुक जाएगा और एकदम फ्लैट हो जाएगा। द रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, और रिब्स का जो आउटवर्ड अपवर्ड चल जाएगा और आउटवर्ड तो बाहर की तरफ आएगा। द वॉल्यूम ऑफ द थोरिका मतलब चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस, और जो वॉल्यूम होगा चेस्ट का वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। द एयर एंटर्स द लंग्स थ्रू द नोज, और ये किसे नोज के थ्रू एंटर कर जाएगा। तो ये पहले हमने समझा दिया किसका? इनहेलेशन और एक्सपिरेशन का हमने समझा दिया। एक्सहेलेशन और एक्सपिरेशन का क्या है? द मसल ऑफ अ डायफ्राम रिलैक्स, एक्सेल करने पर द मसल ऑफ अ डायफ्राम रिलैक्स व्हेन वी एक्सेल द एयर फ्रॉम द बॉडी। द डायफ्राम गो अपवर्ड एंड बिकम लाइक डोम शेप, जब डायफ्राम ऊपर की तरफ जाएगा तो वो डोम शेप बनाएगा। When we release oxygen from the lungs, the diaphragm goes upward and become dome shape like structure। थर्ड पॉइंट दिया है, the ribs move upward and inward। जो रिब्स है वो जो ऊपर डाउनवर्ड चल जाएंगे और अंदर की तरफ चल जाएंगे। The ribs move upward and downward। The volume of the thoracic मतलब चेस्ट कैविटी डिक्रीजेस, और क्या होता है जिसका वॉल्यूम जो होगा चेस्ट का वो डिक्रीजेस हो जाएगा। एयर गोज आउट द लंग्स थ्रू द नोज, जब हम लोग एक्सेल करेंगे तो एयर जो होगा वो बॉडी से आउट हो जाएगा, किसके? नोज के थ्रू वो आउट हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है।
इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, इनहेलेशन एक्सहेलेशन का प्रोसेस से पूछ सकते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। अब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है फिशेस, फर्स्ट gills. Gills are a respiratory organs of fish that take in oxygen which has dissolved in water through gills. Since the availability of oxygen is less aquatic environment, the breath rate of aquatic environment was faster. मतलब जो गिल्स जो जो अब हम इसमें जो पढ़ रहे अब एक्वाटिक, ठीक है, इसमें हो रहा अभी एक्वाटिक रेस्पिरेशन। अभी एक्वाटिक हम लोग एक्वाटिक रेस्पिरेशन को देख रहे हैं, एक्वाटिक रेस्पिरेशन को हम लोग देख रहे हैं, एक्वाटिक रेस्पिरेशन को देख रहे हैं। आखिर एक्वाटिक रेस्पिरेशन होता क्या है? जो फिशेस है वो गिल्स के थ्रू उनका गिल्स एगो क्या है, एगो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। वो फिश क्या वो जो ऑक्सीजन जो वो वाटर में डिजोल्व हो जाता है थ्रू गिल्स के थ्रू। फिर जो एबिलिटी ऑफ द जो ऑक्सीजन रहता है वाटर के अंदर एक्वाटिक इन्वायरमेंट के अंदर वो बहुत कम रहता है, इसलिए वो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म ब्रीथ फास्ट है, वो जल्दी फास्टली ब्रीथ करते हैं। Inside have a system of a sphericals and trachea which is used to take in oxygen. Inside जो सिस्टम जो रहता है वो स्फेरिकल और ट्रैकिया नहीं सॉरी स्पेरिकल्स एंड ट्राही विच यूज फॉर टेकिंग अ ऑक्सीजन। ये मदद करता है, ये जो दो सिस्टम में मदद करता है ऑक्सीजन को लेने के लिए, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन है, ठीक है, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन पायरुवेट? 3 कार्बन एटम। सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, तो क्या होगा? सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा? करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? जो सीक्वेंस होगा करेक्ट ये ग्लूकोज, पायरुवेट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है, ओके। अब ईगो स्लॉट हम और ऐड करते हैं। इसमें हमने ये नहीं दिस प्रोसेस वी हैव नॉट स्टडी, मतलब हमने ये प्रोसेस को स्टडी नहीं किया था। किसका? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज विद वेरियस पाथवे। तो फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया था कि आपने यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपसे पूछा था एक सीक्वेंस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन का आखिर फॉर्मूला क्या है, और नेक्स्ट में ये पूछा था कि पायरुवेट का क्या है। सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, आखिर मैं क्वेश्चन क्या करवा रहा था, जो क्वेश्चन अभी करवाना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन बताया नहीं था कि कितना कार्बन एटम प्रेजेंट होता है पायरुवेट के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो एक यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे सीक्वेंस दिया गया है, तो यहाँ पे मैंने दिया है। तो हम इसमें अब इसका पाथवेज पढ़ते हैं। ये है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज में, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन का जो वेज पाथवेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पूरा पाथवे इसको मैं डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ। तो देख सकते हैं ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर क्या है 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, वो ग्लूकोज में क्या है 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है। तो इसको उठा लेते हैं। तो ये ग्लूकोज में क्या है 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ये पायरुवेट प्लस क्या बनाता है, प्लस एनर्जी बनाता है। पायरुवेट प्लस क्या है, पायरुवेट प्लस एनर्जी बनाता है, पायरुवेट प्लस एनर्जी। ये क्या था, पायरुवेट प्लस एनर्जी बनाता है, ठीक है। और ये कहाँ अकर होता है, पहला कम देखेंगे कहाँ होता है, फर्स्ट अकर होता है इन ईस्ट,
ये इसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, इट रिलीज 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होता है, मसल सेल में होता है, जिसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, किसी कार्बन मॉलिक्यूल रिलीज होती है। उसी के साथ साथ तीसरा क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, वही माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें क्या होता है, CO2 वाटर और एनर्जी ये रिलीज होते हैं। ये क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। बताइए ये क्या होते हैं, ये रिलीज होते हैं, क्या क्या रिलीज होते हैं, क्या रिलीज होते हैं, CO2 H2 और एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। वो भी कहा होता है इन इसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल बाहर आते हैं। लैक ऑफ ऑक्सीजन कब होता है, ये मसल सेल में होता है, इसको मसल क्रैम्प भी बोलते हैं। इसमें क्या फॉर्म होता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी रिलीज होता है। और उसके बाद जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रहता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तब क्या रिलीज होता है, CO2 प्लस CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, मतलब क्या रिलीज होता है, ATP रिलीज होता है। तो ये हुआ सीक्वेंस। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हार्मोन। ये किसमें, ब्लड ये सब किसमें ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वेसल, ब्लड एंड हार्ट, ये सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओके, ठीक है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम, अब क्या है, अब से पढ़ेंगे ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। ब्लड क्या है, ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, थ्रू द बॉडी बाय पंपिंग द एक्शन ऑफ हार्ट। ब्लड, ठीक है, ब्लड क्या है, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, और ये कहाँ से विच सर्कुलेट थ्रू द बॉडी, ये क्या सर्कुलेट करता है पूरे बॉडी के अंदर बाय पंपिंग के थ्रू और एक्शन ऑफ हार्ट। पंपिंग के थ्रू किसके द्वारा, एक्शन जब करता है हार्ट, जब एक्शन करता है तब। ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा कंटेन रहते हैं, और ब्लड सेल के अंदर 45%। प्लाज्मा 55% क्या रहता है, उसके अंदर पोर्शन जो रहता है ब्लड कंटेन 91 to 92% वाटर्स एंड प्रोटीन हॉर्मोन्स क्लॉटिंग ब्लड फैक्टर्स। उसके अंदर 91 से 92% वाटर रहता है, प्रोटीन रहता है, हॉर्मोन्स रहते हैं, और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स रहते हैं। किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर क्या है, 25% ये प्रेजेंट रहते हैं ब्लड के अंदर। और दूसरा क्या है, ब्लड सेल के अंदर 3 तरह के ब्लड रहते हैं, रेड ब्लड सेल, RBCs, व्हाइट ब्लड सेल, WBCs एंड प्लेटलेट्स। RBCs circular, biconcave and disc-shaped, appear red due to hemoglobin। मतलब क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल क्या है, एक सर्कुलर बोन बाइकॉनकेव एक है, और एक डिस्क शेप की तरह है, और अपीयर कैसे होता है, रेड कलर में, क्योंकि हीमोग्लोबिन के थ्रू ये अकर होता है। व्हाइट ब्लड सेल लार्ज न्यूक्लियरेटेड एंड कलरलेस। व्हाइट ब्लड सेल का होता है, एक लार्ज सबसे बड़ा होता है, न्यूक्लियरेटेड होता है और कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। प्लेटलेट्स क्या है, एक सेल फिगमेंट है, फंक्शन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, मतलब ब्लड का क्लॉटिंग में ये मदद करता है। फंक्शन ऑफ ब्लड का फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, मेंटेन द वाटर बैलेंस, मेंटेन द पीएच या बॉडी डिफेंस। ब्लड का ये पूरे 6 फंक्शन है, ये पूरे 6 फंक्शन है ब्लड के। किसका, ब्लड का पहला फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट गैस, ट्रांसपोर्ट वेस्ट मटेरियल, ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स, मेंटेन द वाटर बैलेंस, मेंटेन द पीएच, मतलब पीएच, और बॉडी के डिफेंस में मदद करता है। तो आरबीसी हीमोग्लोबिन क्यों रेड दिखाई देता है, रेड क्यों दिखाई देता है, ऐसे दिखाई देता है, इसके अंदर आयरन का कंटेंट ज्यादा है, और क्या करता है, ट्रांसपोर्ट क्या करता है, ऑक्सीजन को वो ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए वो रेड कलर में दिखाई देता है। टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स के टाइप्स, तो उसमें आर्टरी है, वेन्स है और कैपिलरीज है। आर्टरीज क्या है, इट कैरी ऑक्सीडेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, वो क्या है, ऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करती है और अवे फ्रॉम द हार्ट से अवे रहती है। थिक एंड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसके थिक और स्ट्रॉन्ग वॉल होते हैं, ठीक है। और वॉल्स एब्सेंट, उसमें वॉल्स एब्सेंट रहते हैं, और
नैरो यूम प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। वेन्स क्या होते हैं, इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट फॉर फॉर्म टिश्यूज, ठीक है। ये क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट की तरफ लेके जाते हैं जो टिश्यू से आए हुए रहते हैं। थिन एंड लेस इलास्टिक वॉल, थिन रहते हैं, बहुत कम इलास्टिक वॉल रहते हैं। वॉल्स प्रेजेंट, वॉल्स में प्रेजेंट रहते हैं। वाइड ल्यूमन, ये वाइड रहते हैं। कैपिलरीज, इट कैरी बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये क्या कैसे कैरी करते हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों कैरी करते हैं। वन सेल थिक वेरी थिन, एक सेल होते थिक और वेरी थिन रहते हैं। वॉल्स प्रेजेंट और नैरो। जूता निकाले ना बराबर कर देंगे दुकान, ये वीडियो बनाने टाइम नहीं है, ये पढ़ रहे मुंह में इसके स्पीकर क्यों लिया है? साले सब देख फाक के फाक नहीं मिल रहा हमको, समझा दूंगा बाप दुकान, ये वीडियो बनाने टाइम नहीं है। क्यों इतना जल्द हो गया तेरा अभी तक? तू हम दो ही किया है, क्यों दो हुआ तुझसे? दो क्यों हुआ तुम अभी सुबह से लेके? क्या क्या जोड़ तुम किया है? तुमको जब क्या सुबह से हो गया, एगो करना कंट्रोल कंडीशन करवाना है आपको, फिर आपको सही में क्या बोलते हैं, फिर आपको एसिड बेसिस सॉल्टी करवाना है और फिर कंट्रोल कंडीशन करवाना है। बाकी दो में ही देख लूंगा। अरे भैया क्या लेसन, ये धूप बना के लेसन है का? हाँ सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा मिस इंटरफ्रेंस हो गया, हम पूरा मतलब परफेक्ट कर नहीं पाए, तो ठीक है हम आगे रेस्ट का स्टार्ट कर रहे हैं, तो बीच में थोड़ा दिक्कत हो गया था, ठीक है। टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, तो पहला हमने कैपिलरीज का बता दिया, और डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड दोनों कैरी करते हैं। वहाँ सेल ठीक रहते हैं, वर्स एब्सेंट रहते हैं और नैरो प्रेजेंट रहते हैं। और थोड़ा माफी चाहता हूँ कि बीच में थोड़ा सा मतलब हमारा टेक्नीशियन टीम आके थोड़ा सा बोल दिया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो नेक्स्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों, मैं तो थोड़ा माफी चाहता हूँ चीजें बनने के लिए, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हार्ट का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। पहला, ये जो है वो अरोटा है, ये पल्मोनरी आर्टरी से और पल्मोनरी वेन से, ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, और ये नीचे जो है वो है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये स्पेक्ट्रम है जो दो चैम्बर्स को क्या कर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये राइट वेंट्रिकल है, ये वेना कावा जो लोअर बॉडी का है, ये राइट आर्ट्रियम है, ये अपर बॉडी वेना कावा है, ओके। आर्ट्रियम या आर्टरी, अपर चैम्बर थिन वॉल रिसीव ब्लड, वेंट्रिकल लोअर चैम्बर थिक वॉल पंपिंग ऑफ ब्लड। ये रहा राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। वर्किंग ऑफ हार्ट, अब हार्ट का वर्किंग कैसा रहता है, CO2 और O2, ठीक है। CO2 O2 रहता है, मतलब लंग्स क्या होता है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से समझाता हूँ। ऑक्सीजन, बॉडी ऑक्सीजन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेना कावा, ठीक है, फ्रॉम वेना कावा to right atrium, then pass through right ventricle, a pulmonary artery, and come to the lungs. The exchange of gas occurs then again from pulmonary vein, oxygenated blood carried to left atrium and again released from left ventricle and the main artery aorta, oxygenated blood carry to the organs. इसी के साथ जो बॉडी ऑर्गन है वो कैरी किया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेना कावा से राइट आर्टरियम तक पहुंचाया, लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक, लंग्स में गैस एक्सचेंज हुआ, फिर पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाके फिर वहाँ पे पंपिंग के थ्रू मेन आर्टरी से सारे ऑर्गन को ब्लड सप्लाई हुआ। द लार्ज आर्टरी इज अरोटा, लार्ज आर्टरी क्या है, अरोटा। ओनली आर्टरी कैन कैरी अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या पल्मोनरी आर्टरी। द लार्जेस्ट वेन कौन सा है, वेना कावा। ओनली अ वेन दैट कैरीज द ऑक्सीडेटेड ब्लड कॉल्ड पल्मोनरी वेन,
ये इसके हैं, ठीक है। ये रहा लो लो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हाई ऑक्सीजन एंड लो कार्बन डाइऑक्साइड। ये पूरा पल्मोनरी सर्किट है और दो मतलब इसमें दो सर्कुलेशन सिस्टम है, इसमें टू सर्कुलेशन सिस्टम है। हाँ ये रहा डबल सर्कुलेशन सिस्टम। A single cycle of blood passes the heart twice. It's called double circulation. It's found in birds and mammals only. Double circulation किसमें found होता है? Mammals और birds में found होता है। और single circulation किसमें found होता है? In fishes, and complete cycle of the blood passes through heart only once. It's called single circulation. फिश में किस होता है? जब ब्लड पास करता है हार्ट से वो सिंगल बार से एक ही बार पास करता है, उसे वो सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। डबल सर्कुलेशन मतलब सिंगल साइकिल के अंदर दो बार ब्लड ट्वाइस बार पासेस करता है तो उसको बोलेंगे डबल सर्कुलेशन, ठीक है। फिर डबल सर्कुलेशन पल्मोनरी सर्किट और सिस्टमेटिक सर्किट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम ऑन, ठीक है। वेरिट्रीब्रेट्स, ठीक है। वेरिट्रीब्रेट्स क्या होता है? P फॉर पीसेस मतलब दो चैम्बर्स मतलब सिंगल सर्कुलेशन, A फॉर एम्फीबियंस और R फॉर रेप्टाइल्स। इनके पास थ्री चैम्बर्स हार्ट रहते हैं और ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होते हैं। लेकिन क्रोकोडाइल में एक एक्सेप्शन है। क्रोकोडाइल क्या है? उसके पास फोर चैम्बर्स हार्ट है, ठीक है। तो ये क्या है? फिर वार्म ब्लडेड एनिमल जो अपने मेंटेन करता है बॉडी के टेम्परेचर थ्रू, एंड्स और मैमल्स है, इनके पास फोर चैम्बर हार्ट रहते हैं, ये कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होते हैं। और कोल्ड ब्लडेड कौन है? डू नॉट मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसके हुए वाई डू वी नीड चैम्बर इन द हार्ट? आपकी हार्ट में चैम्बर क्यों चाहिए? To prevent the mixing of oxygenated and deoxygenated blood. More oxygen will supplied to the body and organs it in better way. High efficiency supply of the oxygen in blood, more inspiration lead for more energy production. क्या होगा? प्रिवेंट करेगा मिक्सिंग ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, फिर क्या करेगा? सप्लाई करेगा बॉडी को ऑर्गन, वही बेटर वे के अंदर हाई एफिशिएंसी सप्लाई करेगा ऑक्सीजन, वो भी ब्लड वही बॉडी के अंदर, मोर एस्पिरेशन लीड होगा एंड मोर एनर्जी प्रोडक्शन होगा। ब्लड प्रेशर क्या होता है? मतलब ब्लड प्रेशर एक सिस्टो टाइप प्रेशर होता है। दिस प्रेशर ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग द वेंट्रिकल डायस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है, और डायस्टोल कब करता है? द प्रेशर इज आर्टरी ड्यूरिंग द वेंट्रिकल डायस्टोलेट मतलब रिलैक्सेशन होता है, तब भी ब्लड प्रेशर कर होता है। और उसको मेजर करने का कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्फैग्मोमोनोमीटर, ठीक है। स्फैग्मोमोनोमीटर इसका एग्जाम्पल है। इससे हम लोग अपने बीपी मतलब ब्लड प्रेशर को नाप सकते हैं, ठीक है। अब लिम्फ क्या होता है? लिम्फ क्या आता है? टुवार्ड द हार्ट मतलब हार्ट के टुवार्ड्स लाता है, ठीक है। लीक ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम ए कैपिलरीज लीड फॉर्मेशन ऑफ द लिम्फ मतलब WBC। मतलब जब ब्लड होने लगे ना तो उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है? जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वही WBC, वो उसमें प्लाज्मा के लीकेज में फ्रॉम ए कैपिलरी से इसको फिर मतलब एक तरह से वो करता है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हुआ। अगर गाइस मेरी आवाज आपको अगर माइक से प्रॉपर नहीं आ रही है तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। मुझे लग रहा है वॉइस प्रॉपरली नहीं जा रहा होगा, बीच में थोड़ा वर्ड छूट रहा होगा, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। फिर भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, पूरा चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और उसी साथ मैंने वीडियो में बोला था गाइस, मैं उसमें ये भी बोला था कि हम लोग वीडियो पूरा बना रहे थे तो बीच में जो टेक्नीशियन टीम है वो आके थोड़ा बोल दिए भाई तुम वीडियो बना रहे हो ये करो, थोड़ा जोर से बोल दिए, तो उसी में थोड़ा सा अब उनका वॉइस सुनाई दिया होगा, उसके लिए माफी चाहता हूँ। फिर भी हम पूरा करेंगे। फंक्शन ऑफ लिम्फ, fluid balance, drain the excessive fluid from extracellular space back into the blood. तो क्या कहता है? ड्रेन द एक्सेसिव फ्लूइड को ड्रेन करता है फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से बैक इनटू द ब्लड पे वापस हो जाने का। फैट ट्रांसपोर्ट, लिम्फ कैरी और डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ट्रांसपोर्ट टू द ब्लड स्ट्रीम। लिम्फ क्या करता है?
लिम्फ क्या करता है, डाइजेस्ट फूड और एब्जॉर्ब फूड को क्या करते हैं, इंटेस्टाइन से वो ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड स्ट्रीम में। इम्यून सिस्टम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट द फॉरेन मटेरियल, का इस पैथोजन ऑफ लिम्फ नोड्स एंड डिस्पोजल होता है। ठीक, अब ट्रांसपोर्टेशन प्लांट, प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट मिनरल्स एंड फूड इज नेसेसरी टू कैरी आउट द वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। वाटर्स का, मिनरल्स का, फूड का ट्रांसपोर्ट बहुत नेसेसरी है और फॉर वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए। द वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल ऑफ ए रूट्स of the plant, transport the various parts of a plant like stem, leaf, flower। मतलब वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना सॉइल से और उसको पूरे प्लांट में उसको ट्रांसपोर्ट करना लाइक स्टेम, लीव्स और फ्लावर्स के थ्रू। तो क्या बोल रहे थे, द फूड इज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द लीफ ऑन डेवलपिंग द प्लांट्स ऑफ प्लांट। मतलब फूड ट्रांसपोर्ट है फ्रॉम द लीफ टू डेवलप करें प्लांट्स के पार्ट्स। इन द प्लांट्स ट्रांसपोर्टेशन इज डन बाय स्पेशलाइज्ड वास्कुलर सिस्टम मेड अप जाइलम एंड फोलम। जाइलम में क्या होता है, वेसल्स और ट्रैकेस होते हैं, और फोलम में क्या होता है, कंपेनियन सेल्स रहते हैं और सीवी ट्यूब्स रहते हैं। अब पढ़ेंगे सॉरी एसेंट ऑफ द स्लैब और ट्रांसलोकेटर हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम डिफरेंस पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन जाइलम और ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल्स इन फोलम। तो पहला डिफरेंस है, जाइलम टिश्यू हेल्प टू ट्रांसफर वाटर फ्रॉम वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, फोलम टिश्यू हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट द फूड्स। Water is transferred upward from the roots to the aerial parts of the plants। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है अपवर्ड रूट्स के उस पार्ट्स को, ताकि उन पार्ट को दे सके। फूड इज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब बाय डायरेक्शनल रहता है। फूड ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, बाय डायरेक्शनल, मतलब ऊपर नीचे दोनों जगह होता है। ट्रांसपोर्ट इन जाइलम रिक्वायर्स अ फिजिकल स्टेट फोर्स सच दैट ट्रांसपोर्टेशन पुल। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड ऑफ ए फोलम रिक्वायर एनर्जी टू फॉर्म एटीपी। ट्रांसपोर्ट फूड का ट्रांसपोर्ट करना के क्या चाहिए, एटीपी, मतलब एनर्जी चाहिए। और ट्रांसपोर्ट ऑफ जाइलम करना एक फिजिकल फोर्स चाहिए ट्रांसपिरेशन को पुल करने के लिए। अब ट्रांसपिरेशन, अब कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिसॉल्व इन द फॉर्म ऑफ रूट ऑफ द लीफ। इट आल्सो हेल्प इन द टेम्परेचर रेगुलेशन। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स टू गेट ए रेड एक्सेसिव ऑफ वाटर। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन का हेल्प करता है वाटर को एब्जॉर्ब करने का, वो अपवर्ड मूवमेंट से, और मिनरल्स का डिसॉल्व इन द फॉर्म्स ऑफ रूट्स एंड लीव्स, डिसॉल्व होता है इन द फॉर्म्स ऑफ रूट और लीव्स में। इट आल्सो हेल्प इन द टेम्परेचर रेगुलेशन, ये आल्सो मदद करता है टेम्परेचर रेगुलेशन का। ठीक है, ट्रांसपिरेशन हेल्प्स टू गेट एरिड और एक्सेसिव वाटर। ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है टू गेट एरिड और एक्सेसिव वाटर का। ओके, अब क्वेश्चन है, which when carries the deoxygenated blood back to heart? कौन, वेना कावा। Which of the following components of a xylem are main water conducting channels? Vessels and tracheids। अब क्या है, लास्ट टॉपिक रह गया, लास्ट टॉपिक, फोर्थ टॉपिक, एक्सक्रीटेशन। एक्सक्रीटेशन क्या है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इन द फॉर्म्स ऑफ यूराइन। यूराइन के फॉर्म्स में क्या होता है, फॉर्म क्या होता है, मतलब किडनी से क्या होता है, फॉर्म होता है फिल्टराइजेशन, मतलब ब्लड का फिल्टराइजेशन होता है और एक यूरिन फॉर्म करता है। क्या इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। जब मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसमें से रिमूव करता है। वो क्या क्या मेटाबॉलिक वेस्ट है, पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेसिव वाटर, एक्सेसिव मिनरल्स और नाइट्रोजनस वेस्ट। ये पूरे चार के चार टाइप्स ये मेटाबॉलिक वेस्ट है। ये एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकलते हैं। ये यूरिया एमोनिया, ये सब के थ्रू ये बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अब ये दिया है फंक्शन ऑफ किडनी का, ये है वेना कावा, ये अरोटा, ये है रेनल किडनी, ये है ये रेनल आर्टरी है, रेनल वेना कावा। ठीक है, ये 2 किडनी से, और ये किडनी का इससे डाउनवर्ड क्यों है, एक अपवर्ड क्यों है, डाउनवर्ड क्यों है, यहाँ पे हम लोग का लीवर है इसलिए ये डाउनवर्ड्स में है। ये किडनी प्रोड्यूस द यूरिन, ये यूरेटर ट्रांसपोर्ट द यूरिन टुवर्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर temporary store of urine, urethra transport the urine out of the body। ठीक है, फंक्शन ऑफ किडनी का क्या है, एक्सक्रीटेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट, बैलेंस वाटर बैलेंस, एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, मेंटेन pH ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, नेफ्रॉन स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द किडनी। ईच किडनी मैन फॉर्म बाय द 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। मतलब क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट और अदर वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के लिए, वाटर को बैलेंस करने के लिए, टॉक्सिक केमिकल्स को एलिमिनेट करने के लिए,
और अपने बॉडी पीएच को मेंटेन करने के लिए। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ ए किडनी का, और इस किडनी के मेन फॉर्म होता है वही मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स उसमें रहते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन उसमें प्रेजेंट रहते हैं। अब ये रहा नेफ्रॉन, इसका स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है पूरा ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। तो नेफ्रॉन का ये जो पार्ट है, ये इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। ये ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी इसमें जिगजी करते बाहर आ रहा है। ये है ग्लूमस, ये है ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ ए नेफ्रॉन, ये है ब्रांच ऑफ रेनल वेन, और ये है पूरे कैपिलरीज। ये जैसे वो है क्या है, कैपिलरीज है। ये है कलेक्टिंग डक्ट, ये कैपिलरीज है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल वो उससे आके एक बनाते हैं। फिर इसमें जो बोमन्स कैप्सूल होता है, बोमन्स कैप्सूल कहते हैं ये सारे जो भी चीज उसका एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर वही ग्लूमस, और इसको क्या करता है, फिल्ट्रेट करना शुरू कर देता है। वो क्या करता है, वो पीसीटी के जो जरूरी चीज होता है उसको ले लेता है। फिर जब फिर कलेक्टिंग डट में जा रहा होता है, तो फिर से उसको वापस उसको डीसीटी, और डीसीटी क्या होता है, वो वापस उसको उसके अंदर भेज देती है। फिर यूरिन के थ्रू कलेक्टिंग डट में जाके यूरेथ्रा से, यूरिनरी ब्लैडर से, यूरेथ्रा से एक्सलेट हो जाता है। तो फर्स्ट है ग्लूमेरस फिल्ट्रेशन। ग्लूमेरस फिल्ट्रेशन कैसे होता है, नाइट्रोजनस विथ ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड, एक्सेसिव सॉल्ट फ्रॉम द ब्लडेड and filtrate and initial filtrate enters into a Bowman's capsule or a nephron। ग्लूमेरस फिल्ट्रेट क्या होता है, नाइट्रोजन वेस्ट होता है, कोई ग्लूकोज, वाटर और अमीनो एसिड का एक्सेसिव सॉल्ट फॉर्म होता है, और ब्लड का फिल्ट्रेट होता है, इनिशियल फिल्ट्रेट होता है, एंटर इन बोमन्स कैप्सूल में एंटर होकर ऑफ द नेफ्रॉन का। सेकंड क्या है, सिलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन। क्या होता है, यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स आर द मेजर अमाउंट्स ऑफ वाटर आर फिल्टर्ड एंड रीअब्सॉर्ब बैक बाय कैपिलरी सराउंडिंग द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के सराउंडिंग क्या होता है, ये एक यूजफुल जो सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स को वापस एब्जॉर्ब किया जाता है इन द फॉर्म्स ऑफ फिल्ट्रेट के थ्रू, और बैक टू कैपिलरीज में वापस आ जाता है जो नेफ्रॉन के सराउंडिंग रहते हैं। फिर ट्यूबुलर सेक्रेशन, the urea and extra water and salts are secreted into a tube which open into a collecting duct, then into a urethra। ओके, तो उसमें क्या होता है, जो यूरिया और एक्स्ट्रा वाटर सॉल्ट रहता है वो सेक्रेट कर जाता है इनटू ट्यूबुलर, जो ओपन कलेक्टिंग डक्ट होता है उसके अंदर यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। अब ये हीमोडायलिसिस क्या है, ये आर्टिफिशियल किडनी है। इसमें द लाइन ऑफ द आर्टरी टू एपेचर पंप द ट्यूब्यूल सिलेक्टिव पेम्यूल मेम्ब्रेन। उसमें पूरा प्रोसेस होता है, फिर उसमें से फिर डायलिसिस सोल्यूशन डाला जाता है, फिर इसमें डायलिसिस सोल्यूशन होता है, फिर इसमें से जो यूरिया, जो सॉल्ट और एक्सेसिव सॉल्ट और यूरिया बाहर आता है बाय यूजिंग द डायलिसिस सोल्यूशन, ठीक है। फिर लाइन एपेचर का लाइन से वेन तक ये कनेक्ट हो जाता है। इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी का यूजेस। The plant are different strategy of a secretion of a different product। अब इसका क्या रहता है, the oxygen and carbon dioxide is diffused into a stomata। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या डिफ्यूज स्टोमाटा में डिफ्यूज होता है। एक्सेसिव वाटर इज रिमूव बाय ट्रांसपिरेशन, एक्सेसिव वाटर रिमूव किया जाता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू। प्लांट इवन लूजेस सम ऑफ द ओल्ड पार्ट्स लाइक लीव्स एंड बार्क ऑफ ट्रीज। तो क्या है, प्लांट क्या करने लगता है, वो रिमूव करने लगता है, क्या लूज करना था, जो अपने लीव्स को, ओल्ड लीव्स को और बार्क ऑफ ट्रीज में। द मेन प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर इन सेल्यूलर वॉक्यूल्स। और मेन प्लांट का प्रोडक्ट कहाँ हो जाता है, स्टोर कहाँ हो जाता है, सेल्यूलर वॉक्यूल्स में स्टोर हो जाता है। द वेस्ट प्रोडक्ट लाइक एक्स्ट्रा लिनाइस एंड गम्स आर स्टोर इन द ओल्ड जाइलम सेल। ये कहाँ स्टोर होते हैं, ये सब ये तीनों चीज कहाँ स्टोर होते हैं, जाइलम सेल्स में ये स्टोर हो जाते हैं। Plants will also secrete some waste substance into a soil around them। और क्या करता है, जो प्लांट्स होता है वो सॉइल के सराउंडिंग में क्या कर अपना वेस्ट को वहाँ पे रिलीज कर देते हैं। अब क्वेश्चन दिया गया है, ये फाइनल हम लोग का, डैश कैरी द यूराइन फ्रॉम किडनी टू ए यूरिनरी ब्लैडर। तो क्या होगा, यूरेथ्रा इसका आंसर। ओके, तो यहाँ तक हम लोग फिनिश हो गए चैप्टर नंबर 6। तब तक के लिए बाय बाय।